राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का दौरा पूरा किया, जिसमें ईरान मुख्य चर्चा रहा। चाइन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, ट्रंप ने कहा। बीजिंग को तेहरान से अलग करना युद्ध रोकने में मदद करेगा और चेताया कि कूटनीति नाकाम हुई तो सैन्य कार्रवाई तैयार है। इस बीच इजराइल न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा कर रहा है, जिसमें ओपेड में आईडीएफ सैनिकों पर यौन हिंसा का आरोप है। जुड़े रहें, यरूशलेम मिनट्स अगला है। JNS टीवी पर यरूशलेम मिनट में आपका फिर से स्वागत है। मैं जॉश हैस्टन हूं और साथ में एलेक्स ट्रेमन है। एलेक्स, स्टूडियो में आपको देखकर अच्छा लगा। आपकी यात्रा पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए राष्ट्रपति ट्रंप की पिछले शुक्रवार चीन यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान, ताइवान, व्यापार और अन्य मुद्दों पर तीखे मतभेदों के बावजूद बीजिंग के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका ने चीन से ईरान पर युद्ध खत्म कर नौवहन स्वतंत्रता बहाल कराने का दबाव डालने को कहा। अभी राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में, खासकर ईरान से संबंधित हमें क्या जानकारी है? ये तो निश्चित रूप से इजराइल को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। मुझे लगता है कि समझना जरूरी है कि ट्रंप के वैश्विक शतरंज बोर्ड पर चीन सामने बैठा है। मध्य पूर्व, वेनेजुएला और अन्य जगहों पर जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, वे किसी न किसी रूप में चीन से जुड़े हुए हैं। ट्रंप के पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। ये कोई संयोग नहीं है कि ट्रंप चीन गए जब ईरान में शांति थी, कि ट्रंप के अमेरिका लौटने तक कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, और वो दौरा अब बीते दिनों की बात है। निश्चित रूप से ताइवान, टैरिफ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसी न किसी तरह ईरान का मुद्दा वो नहीं था जिससे ट्रंप वास्तव में निपटना चाहते थे। लेकिन जाहिर है, अगर होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो जाती है तो उसका असर चीन पर अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि चीन इस बात से बहुत नाखुश है कि उसे रियायती दर पर तेल देने वाला उसका आपूर्तिकर्ता ईरान अब वो आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। अब इसी समय राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग से बहुत कुछ चाहते हैं। तो जब वो अपने वैश्विक शतरंज बोर्ड को देख रहे हैं और उन सभी मुद्दों को देख रहे हैं जिन पर ट्रंप समझौता चाहते हैं, तो ईरान शायद सबसे आसान मुद्दा है जिस पर समझौता किया जा सकता है, क्योंकि ईरान तबाह हो चुका है ना? ट्रंप ने वो मोहरा बोर्ड से हटा दिया और इस समय चीन अपनी तरफ से कोई खास कोशिश नहीं करेगा कि वो यहाँ बोर्ड के किसी मोहरे को बचा सके। मेरा मतलब है, ये तो जैसे डूबी हुई लागत है। ये पैसे को गिरती कीमत वाली संपत्ति में डालना है, जो मुझे नहीं लगता कि चीन करेगा। तो ये शी जिनपिंग को उस एक मुद्दे पर कुछ छूट देने का मौका देता है। ये ट्रंप को दूसरे कुछ मुद्दों पर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग इस मुद्दे पर रियायत दे रहे हैं। ये फार्मूज जलडमरू मध्य से जुड़ा है। हम देखना चाहते हैं वहां क्या होगा। चीन चाहता है कि रास्ता खुला रहे, और जो बयान हमने उनसे सुने वे इसी दिशा में हैं कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की मदद करना चाहते हैं और इस संघर्ष का अंत करना चाहते हैं, एक ऐसा संघर्ष जिसे चीन निश्चित रूप से जल्द खत्म करना चाहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने ईरान को सैन्य उपकरण न भेजने का वादा किया है। इसे बड़ा बयान बताया। अब इस क्लिप को देखें। उन्होंने कहा कि वो सैन्य उपकरण नहीं देंगे। ये आज दिया गया बड़ा बयान है। उन्होंने ये बात बहुत मजबूती से कही, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि आप जानते हैं वे वहाँ से बहुत सारा तेल खरीदते हैं और वे ऐसा करना जारी रखना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाए। तो फिर से क्या हम भरोसा करते हैं कि चीन इस समय ईरानी प्रभाव से पीछे हट जाएगा? ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने वादा किया है कि वे ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। तो शी जिनपिंग के लिए ट्रंप से ये कहना आसान है कि इसके बदले में मैं आपसे चाहता हूं कि आप ताइवान को हथियार ना भेजें, है ना? अमेरिका ताइवान में चीन के आक्रमण को रोकने के लिए वहां बहुत सारे हथियार भेजता रहा है, जो अमेरिका के लिए ईरान के मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर है। तो अगर चीन का लक्ष्य ताइवान को कम अमेरिकी हथियार भेजे जाने का है, तो उनके लिए ये कहना काफी आसान है कि देखिए, हम यही चाहते हैं और इसके बदले हम ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। साथ ही एलेक्स, राष्ट्रपति ने इस पिछले शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर यह संकेत दिया कि ईरान का सैन्य विनाश जारी रहेगा, शायद इस ओर इशारा करते हुए कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान पर हमला कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर 20 साल की रोक पर सहमत हो सकते हैं। चलिए क्लिप देखते हैं। 20 साल आपके लिए काफी नहीं होते, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 20 साल काफी हैं।
लेकिन उनकी तरफ से गारंटी का स्तर काफी नहीं है। दूसरे शब्दों में ये सच में पूरे 20 साल होने चाहिए। हमारे पास 20 साल का मुद्दा और संवर्धित यूरेनियम है जिसे शायद ईरान नहीं निकाल सकता। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अमेरिका या चीन संवर्धित यूरेनियम निकालने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों बातों को अलग अलग देखें। मुझे लगता है राष्ट्रपति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझौता चाहते हैं। आखिरकार आप जानते हैं, चाहे समझौता पहले ईरानियों ने किया हो या नहीं, कोई नया सैन्य कदम उठाया जाए या जैसा कि ज्यादा संभावना है, और हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, जो कि एक नया सैन्य कदम है, लेकिन अंत में आपको किसी न किसी तरह का समझौता मिलेगा। ट्रंप के लिए अगर ईरान 20 साल तक परमाणु हथियार ना बनाने का वादा करे तो अमेरिकी नजरिए से ये लगभग हमेशा के लिए है। निश्चित रूप से ईरानी नजरिए से देखें तो वे लंबी रणनीति अपना रहे हैं। 20 साल उनके लिए ज्यादा लंबा समय नहीं है। ट्रंप ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये है कि आपके पास ऐसी गारंटी होनी चाहिए कि 20 साल तक आप यूरेनियम संवर्धन की दिशा में कोई भी कदम नहीं देखेंगे। और ये JCPOA से थोड़ा अलग है क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका में पूर्व राजदूत रॉन डर्मर कह रहे थे कि मूल JCPOA में सनसेट क्लॉज थे, जिन्होंने मूल रूप से ईरान के परमाणु हथियार की राह को आसान बना दिया था। लेकिन फर्क ये है कि उस समय ईरान के पास पूरा परमाणु ढांचा मौजूद था। ये ज्ञात था कि उनके पास पहले से ही 60% तक संवर्धित यूरेनियम था, जिसे बहुत जल्दी हथियार ग्रेड यानी 90% संवर्धन तक बढ़ाया जा सकता था। तो ट्रंप के लिए जो वो कह रहे हैं वो ये है कि ठीक है, हम 20 साल लेंगे, लेकिन हम 20 साल इसलिए लेंगे क्योंकि ईरान के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। सभी परमाणु सुविधाएं नष्ट हो गई हैं और मुख्य परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई है। तो 20 साल बाद उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। अब इसी समय ईरान ये वादा कर सकता है कि वे 20 साल तक कुछ नहीं करेंगे। इजराइल कह सकता है ठीक है, 20 साल के लिए समझौता है, लेकिन अगर 20 साल बाद आप अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से बनाना शुरू करते हैं तो हम फिर हमला करेंगे। तो अगर आपको 20 साल की युद्ध विराम और 20 साल की गारंटी मिलती है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, IAEA और इजराइल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बना रहा है, तो आप वही समझौता अभी स्वीकार कर लें क्योंकि वही प्रस्ताव है। और आप सोचते हैं कि 20 साल बाद जब उनके पास परमाणु कार्यक्रम न हो तो अगर वे परमाणु हथियारों की ओर बढ़ें तो फिर से कड़े प्रतिबंध की धमकी दे सकते हैं। तो आप मानते हैं कि 20 साल बाद उन पर इतना दबाव और प्रोत्साहन होगा कि वे परमाणु कार्यक्रम में वापसी नहीं करेंगे। तो एलेक्स, इन सब के बीच व्यवहारिक रूप से अभी के लिए हमें सप्ताहांत में रिपोर्ट्स मिली कि इजराइल और अमेरिका अब तक की सबसे तीव्र तैयारियां कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमले फिर से शुरू किए जा सकें, संभवतः इसी हफ्ते। हमें क्या पता है यहाँ क्या हो रहा है, इसकी हम क्या पुष्टि कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी चर्चा चल रही है। हम अलग अलग जगहों पर खबरें देख रहे हैं जिनमें कुछ पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कुछ को जोड़कर तस्वीर समझी जा सकती है। लेकिन आप इजरायली अधिकारियों के बयान सुनते हैं कि उनका मानना है कि युद्ध आसन है। ट्रंप का मुख्य लक्ष्य होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाज़ों की आवाजाही को फिर से शुरू कर स्थायी रूप से बहाल करना है। उन जलडमरू मध्यों में बिना किसी ईरानी शुल्क के, बिना किसी ईरानी खतरे के कि वे स्पीड बोट या अन्य तरीकों से जहाज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पहली कार्रवाई निश्चित रूप से उन सभी स्पीड बोट्स को खत्म करने की होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज़ होर्मुज जलडमरू मध्य में आ जा सकें, क्योंकि ट्रंप इस स्थिति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो परमाणु और शासन परिवर्तन मुद्दों पर हार मानने का फैसला कर सकते हैं। वो होर्मुज जलडमरू मध्य पर हार नहीं मान सकते क्योंकि उनके सहयोगी जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर, वे भी तेल के प्रवाह पर निर्भर है। यूरोपीय लोग होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल पर निर्भर हैं। ट्रंप ने एपिक फ्यूरी के तहत सैन्य कार्रवाई कर ये स्थिति बनाई थी, इसलिए उन्हें ही इसका समाधान करना होगा। यही पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है संवर्धित यूरेनियम। मेरा मानना है कि इजराइल के लिए हमने कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह कहते सुना था कि इस समय इजराइल का मुख्य लक्ष्य संवर्धित यूरेनियम को हटाना है, क्योंकि 60% समृद्ध यूरेनियम ईरान को हथियार ग्रेड सामग्री के करीब ले जाता है। लेकिन साथ ही ये संभावना भी है कि वे किसी तरह का डर्टी बम बना सकते हैं।
जो भले ही परमाणु न हो लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको उसे बाहर निकालना ही होगा। राष्ट्रपति चाहते थे कि ईरान के साथ कोई समझौता हो जाए जिससे ईरान पीछे हट जाए। जब अमेरिका और उसके साझेदार राष्ट्रपति ट्रंप के न्यूक्लियर डस्ट यानी 60% संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने गए, जिसे जमीन के नीचे दबा माना जाता है। लेकिन अगर ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका को अंदर जाने की अनुमति देने के लिए औपचारिक सहमति नहीं देता है, तो मेरा मानना है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशेष ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, ताकि वे अंदर जाकर उसे बलपूर्वक निकाल सकें। और इसलिए आपको वास्तव में जो करना पड़ेगा वो है जमीन पर सैनिकों को तैनात करना। सैनिकों की तैनाती जरूरी है ताकि वहां संवर्धित यूरेनियम निकाल रहे लोगों की सुरक्षा हो सके। ये एक संवेदनशील ऑपरेशन है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि कोई ईरानी बंदूकधारी उसके पास न पहुंचे। लगता है जमीन पर सैनिक तैनात होंगे। और जब तक आप हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने की बात कर रहे हैं, आप ईरान में संवर्धित यूरेनियम हासिल करने में लगे हैं। मुझे लगता है कि युद्ध विराम के दौरान इजराइल और अमेरिका उन अन्य बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर हमला करेंगे जिन्हें उन्होंने पहचाना है। युद्ध विराम ने इजराइल और अमेरिका को बेहतर निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने का अवसर दिया। मुझे लगता है उनके पास और भी सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें वे निशाना बनाना चाहते हैं। संभवतः वे कुछ प्रमुख नेताओं को भी हटाना चाहते हैं जो समझौते के खिलाफ रहे हैं। यह देश पर IRGC के नियंत्रण को बनाए रखने के संदर्भ में, तो आप चीजों को शासन परिवर्तन के थोड़ा और करीब लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये पहले ऑपरेशन के 6 हफ्तों जितना लंबा होगा। निश्चित रूप से सोच है कि जितनी जल्दी हो सके अंदर जाएं और बाहर निकल जाएं। लेकिन ये विचार कि ये 2 से 3 हफ्तों तक चल सकता है, एक और चीज जो हो सकती है, और कुछ सूत्रों ने इसकी रिपोर्ट भी की थी, वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका खार्क द्वीप पर कब्जा कर सकता है, जो फारस की खाड़ी में स्थित है, और ईरान अपने अधिकतर तेल का निर्यात यहीं से करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हो सकती हैं। जहां तक इजराइल का सवाल है, और इजरायली कह रहे हैं कि ये कभी भी हो सकता है, ये अगले कुछ दिनों में हो सकता है, ये अगले हफ्ते में हो सकता है। तो हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। हम देखेंगे क्या होता है। मुझे याद है शुरुआती संघर्ष विराम में पासओवर था और कोई समझौता नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरी समय में समझौता हो गया। अब देखना है इस हफ्ते क्या होता है। आप किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि बहुत बहुत मजबूत सैन्य दबाव न हो। मेरा मतलब है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि आपको गोलाबारी के बीच ही बातचीत करनी होगी, और मैं इस आकलन से सहमत हूं। लेकिन यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम का विकल्प चुना। लेकिन फिर से सैन्य कार्रवाई का बहुत वास्तविक खतरा है। तो ये केवल तब होता है जब सैन्य खतरा बहुत बहुत शक्तिशाली और आसन्न हो और आपकी उंगली लगभग बटन पर हो। तभी आप संभवतः किसी तरह के समझौते तक पहुंच सकते हैं। मैं सभी इजरायलियों की ओर से नहीं बोलता, लेकिन कई इजरायली बम शेल्टरों में वापस जाने को तैयार होंगे अगर इससे ईरान के खतरे में भारी कमी, खासकर उसके परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों और ऐसे दूसरे खतरों में हो। हम मजबूत हैं। देखते हैं हफ्ते में क्या होता है। एलेक्स, आपने अभी यूएई का जिक्र किया। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके स्टाफ ने ईरान युद्ध के दौरान यूएई का दौरा किया। हमें बताया गया कि IDF चीफ ऑफ स्टाफ, शिनबेट प्रमुख, मेरा मानना है मोसाद प्रमुख, सभी ईरानी युद्ध के दौरान यूएई गए थे। ये हाल ही में सामने आया है। इन दौरों की क्या जानकारी है, कितने अहम हैं, क्या चर्चा हुई, फिलहाल क्या पता है? सबसे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का एक गुप्त दौरा किया था, और फिर जिव अगमोन, जो उस समय कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने बाद में अपने उन विभिन्न बयानों के सामने आने पर इस्तीफा दे दिया। हम इस पर नहीं जाएंगे, पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब उन्होंने जानकारी जारी की है जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू का स्वागत राजाओं के लिए आरक्षित सम्मान के साथ किया गया था। उन्होंने ये विवरण दिया कि ईरान के क्राउन प्रिंस शेख बिन जायद ने वास्तव में नेतन्याहू को अपनी निजी कार में एयरपोर्ट से महल तक पहुंचाया।
इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि उस यात्रा के दौरान इजराइल ने आयरन डोम इंटरसेप्टर्स की एक बैटरी देने का वादा किया था। पहले खबर थी कि इजराइल ने शायद आयरन डोम की एक बैटरी भेजी, जो मेरे हिसाब से एक असाधारण कदम था, खासकर क्योंकि इजराइल को अपने सारे आयरन डोम खुद ही चाहिए होते हैं। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने वास्तव में ईरान की ओर से इजराइल से ज्यादा हमले झेले। तो इजराइल का वो तकनीक अरब यानी संयुक्त अरब अमीरात को देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसने शायद संयुक्त अरब अमीरात के अंदर कई लोगों की जान बचाई होगी। और मेरा मानना है कि ये यात्रा खुद दिखाती है कि इन अरब देशों में से कुछ इजराइल की ओर किस तरह देख रहे हैं। पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, मैंने ये टाइम्स ऑफ इजराइल में देखा था। उनके पास एक पूरा फीचर था कि कैसे मध्य पूर्व के सभी देश इस युद्ध की वजह से इजराइल से नाराज थे। इन देशों ने चाहा था कि इजराइल वही करे और वे चाहते हैं कि अमेरिका ये काम पूरा करे। इसलिए नेतन्याहू की मेजबानी एक अहम संकेत है जो उनकी हैसियत को मध्य पूर्व में दर्शाता है और दिखाता है कि ये देश अब इजराइल की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्तर के सहयोग को देखना एक बहुत बहुत अच्छा संकेत है। और अब्राहम समझौते, जो यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच हस्ताक्षरित सामान्यीकरण समझौता है, वो इस संघर्ष के बीच भी मजबूती से कायम है। एलेक्स, अब विषय बदलते हैं। तुम और मैं दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो मीडिया की लड़ाई चल रही है उसमें तथ्य सही रखना कितना जरूरी है। यही वजह है कि जेएनएस मौजूद है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने वरिष्ठ योगदानकर्ता निकोलस क्रिस्टोफ का एक ओपेड प्रकाशित किया इन आरोपों के साथ, जिसमें इजरायली कुत्तों द्वारा जेलों में अरब कैदियों से बलात्कार के आरोप शामिल हैं। इजराइल अब न्यूयॉर्क टाइम्स पर उस कॉलम को लेकर मुकदमा कर रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विदेश मंत्री गिनोन सार ने गुरुवार को न्यूयॉर्क टाइम्स पर मुकदमा करने की घोषणा की। प्रकाशित करने के लिए खैर सभी खबरें छापने लायक नहीं होती, जिसे उन्होंने इजराइल के खिलाफ सबसे घिनौने झूठों में से एक बताया। फिलहाल हम इसी स्थिति में हैं। तो यहाँ इस कहानी के समय को लेकर बहुत कुछ समझना बाकी है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुई यौन शोषण की घटनाओं पर एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें हजारों गवाह, तस्वीरें, वीडियो और दस्तावेजी फुटेज शामिल हैं, जो दिखाते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किस स्तर की यौन हिंसा की गई थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसी हफ्ते इजराइल के पास हमास द्वारा किए गए यौन शोषण के स्तर और दायरे पर पूरी रिपोर्ट है कि निक क्रिस्टोफ न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कहानी लेकर आने वाले हैं कि असल में यौन शोषण इजराइल कर रहा है। ये असली रिपोर्ट से पूरी तरह ध्यान भटकाने, उसे विकृत करने और उसका असर कम करने के लिए है, जो इजराइल ने जारी की थी। अब निकोलस क्रिस्टोफ के कॉलम में मूल रूप से 14 स्रोत हैं। जाहिर है इसमें बहुत कम तथ्य जांच की गई थी। वे 14 स्रोत उस जानकारी को देने के लिए जाने जाते हैं, और जिन संगठनों का हवाला दिया गया था वे कुख्यात विरोधी इजराइल संगठन थे। तो और फिर मुझे लगता है कि ये तथ्य कि क्रिस्टोफ ने आगे कहा कि कुत्ते वास्तव में यौन शोषण में सहयोग कर रहे थे, एक तरह से वरदान साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता तो मुझे लगता है कि इजराइल के लिए निकोलस क्रिस्टोफ ने जो किया उससे ध्यान हटाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन यह तथ्य कि वो इतनी दूर तक गए, उन्होंने मूल रूप से वो बना दिया जिसे इजरायली लोग आधुनिक इतिहास के सबसे बुरे ब्लड लाइबल्स में से एक कह रहे हैं। लेकिन ये पूरा समय ही ब्लड लाइबल्स का रहा है। नरसंहार का दावा एक ब्लड लाइबल है, वही असल में है। ये भी एक ब्लड लाइबल ही है। इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है कि इजराइल ही यौन शोषण कर रहा है। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने मुकदमे की घोषणा की। इसका क्या मतलब है? हमें देखना होगा कि वो कैसा होगा। हम नहीं जानते कि राज्य रिपोर्टर या प्रकाशन पर मुकदमा कैसे करता है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। अगर ये मुकदमा वास्तव में आगे बढ़ता है तो ऐसे कॉलम के लिए संभावित इनाम या सजा क्या हो सकती है?
सुनिए, आप जानते हैं, हमने पहले भी सुना है कि इजराइल पर या खास तौर पर मोसाद पर इजराइल के लिए डॉल्फिन को जासूस के रूप में प्रशिक्षित करने का आरोप लगाया गया था। हमने सुना है कि इजराइल ने किसी तरह की स्पेस लेजर प्रणाली का इस्तेमाल किया। इस तरह के तमाम भयानक झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन शायद ये सबसे ऊपर है। आप जानते हैं कि इजराइल ने इन कुत्तों को कैदियों के साथ बलात्कार करने के लिए ट्रेन किया। लेकिन आप जानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दरअसल कुछ दिन पहले अपने दफ्तर के बाहर एक प्रदर्शन देखा जो उनकी इस कॉलम की कवरेज के खिलाफ था। तो हाँ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख एक्स पर देख रहा था और उसकी टिप्पणियां पढ़ रहा हूं। फिर किसी ने एक टिप्पणी में लिखा था, मुझे याद नहीं कौन और वह स्रोत विश्वसनीय था या नहीं। किसी ने कहा, आप जानते हैं, उन्होंने स्टेट टेमन जेल के अंदर स्क्रीन लगाई ताकि कैमरे की नज़र से उन स्क्रीन के पीछे हो रहे यौन शोषण को छुपाया जा सके। सही है, ताकि आपके पास यौन शोषण की कोई फुटेज न रहे। तो कोई दावा करता है कि उसके पीछे यौन शोषण हुआ था, लेकिन आपके पास उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये उल्टा हो रहा है, ये एक उल्टाव है। होता ये है कि हम देखते हैं प्रगतिशील लोग ऐसा करते हैं, हमास भी ऐसा करता है। वे आपके साथ जो भी करते हैं, वे आप पर ही आरोप लगाते हैं कि आपने उनके साथ किया है, और यही यहां हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और समय की बात, मुझे अच्छा लगा कि आपने उस पर ध्यान दिलाया, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यही है न्यूयॉर्क टाइम्स का तरीका। चलिए बात करते हैं एलेक्स। हम यहाँ इजराइल में चुनावी मौसम में हैं और अभी देखते हैं कि ये हफ्ते भर में कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बिल है जो केनेसेट को भंग करने और चुनाव कराने के लिए है। इसमें अभी भी लगभग 90 दिन लगेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी ने कहा कि उनका प्रधानमंत्री पर से भरोसा उठ गया है। आपके पास उफ्राकात थे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गठबंधन समूह ने पिछले बुधवार को वास्तव में केनेसेट को भंग करने के लिए एक बिल पेश किया। कानून के अनुसार चुनाव अक्टूबर तक जरूरी हैं। अब मई है, तो जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। अगर बिल पास हुआ तो आप सितंबर की शुरुआत की बात कर रहे हैं। क्या अक्टूबर और सितंबर में बड़ा फर्क है, या जैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं, यही सबसे सही समय है? मुझे लगता है कि इसके कुछ कारण हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समय शायद चुनाव करवाना चाहेंगे, जो मूल रूप से लगभग 2 महीने पहले हो। सही है, चुनाव 27 अक्टूबर को निर्धारित है। अगर ये चुनाव होता है तो ये शायद सितंबर की शुरुआत में होगा, ठीक रोश हशाना त्योहार के आसपास, शायद रोश हशाना से ठीक पहले। प्रधानमंत्री के लिए यह स्थिति बेहतर होने के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसा आपने कहा, अब चुनावी मौसम शुरू हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बातचीत बहुत जहरीली हो रही है। हम देख रहे हैं कि ये जहरीले और भयानक होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। और आप जानते हैं, देश को कितने समय तक इससे जूझना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। ये कहने के बड़े फायदे हो सकते हैं कि चलिए एक ही बार में मामला निपटा देते हैं और चुनाव को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देते हैं, है ना? ताकि हमें ये स्थिति 150 दिनों की बजाय सिर्फ 90 दिनों तक ही झेलनी पड़े। तो जो भी हम कर सकते हैं ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए, वो प्रधानमंत्री को उनके विरोधियों के फिर से संगठित होने के मामले में थोड़ी और बढ़त दे सकता है। कुछ नई पार्टियां पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। वे अतिरिक्त 50-60 दिन किसी नई पार्टी को और अधिक वोट पाने के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं। प्रधानमंत्री शायद मौजूदा राजनीतिक हालात देखकर कह रहे हैं, चलो इसे निपटा लें। अब हरेदियम के लिए सही है, ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियां, उन्हें पूरे सैन्य भर्ती कानून के मुद्दे पर जनता में बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ रही है और वे अपने युवाओं को सेना में सेवा करने से बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में हरेदीम को छोड़कर दाएं से बाएं तक सभी एकमत हैं कि हर योग्य पुरुष को सेना में सेवा करना अनिवार्य होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि कुछ सैनिक, खासकर राष्ट्रीय धार्मिक समुदाय यानी दाती लूमी समुदाय के अन्य धार्मिक सैनिक 300-400 दिन अग्रिम मोर्चे की लड़ाई में सेवा कर रहे हैं और ये दूसरे धार्मिक लोग घर पर बैठे हुए हैं? हमने वास्तव में इस हफ्ते तोराह के हिस्से में, बमिदबार के हिस्से में पढ़ा, गिनती और गिनती का पूरा उद्देश्य यही है। हर कोई 20 से 60 साल की उम्र का, हर पुरुष 20 से 60 साल की उम्र का सेना में जाना जरूरी है ना? और ये तोराह का दायित्व है। तो ये तथ्य कि तोराह विद्वान, जिन्हें तोराह विद्वान कहा जाता है, नहीं जा रहे हैं, ये जनता के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। इसलिए उन्हें बहुत बहुत कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। उन्हें क्या चाहिए?
उन्हें चाहिए कि उनके समर्थक जितनी बड़ी संख्या में हो सके बाहर निकलें ताकि वे अगली सरकार में किंग मेकर बन सकें। अब जहां तक उनका सवाल है, वे नेतन्याहू के साथ बैठना पसंद करेंगे क्योंकि नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने और स्थिर सरकार चलाने के लिए उनकी जरूरत है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है नेतन्याहू विचारधारात्मक रूप से केंद्र से शासन करना चाहेंगे। समस्या यह है कि केंद्र और वामपंथी पार्टियां अस्थिर हैं और गठबंधन के बीच अपनी मांगें बदल सकती हैं। अति रूढ़िवादी पार्टियां वे शुरुआत में ही अपनी जरूरतें या मांगें काफी स्पष्ट रूप से बता देती हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनकी मांगों को संभालने में सक्षम रहे हैं और यही कारण है कि ये सरकार लगभग अपना पूरा कार्यकाल चला पाई। तो वे ये चुन सकते हैं कि दोष उन्हीं पर आए। नेतन्याहू शायद चाहेंगे कि जल्दी चुनाव की मांग के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जाए। ये सब चुनावी राजनीति, पोजीशनिंग और साजिशें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को यहां जल्दी चुनाव कराने के कुछ वास्तविक फायदे नजर आ सकते हैं। जारी रहेगा। सुनिश्चित करें कि आप जुड़े रहें और jns.org पर सभी चुनावी कवरेज देखें जो पहले ही शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं, पार्टियों को प्रमुखता से दिखाना और उन सभी प्रतिनिधियों को सामने लाना जो इस शरद ऋतु में अगली क्नेसेट के लिए चुने जा सकते हैं। और अगर आप देखें कि अगला चुनाव क्या होने वाला है, तो जाहिर है सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह नेतन्याहू पर जनमत संग्रह है। कुछ लोग प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं, मानते हैं कि युद्ध इससे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता था। पहले जब बाइडेन पद पर थे और फिर खासकर जब ट्रंप पद पर थे, तब ये कहा गया कि आपको इस समय इस व्यक्ति की जरूरत है कि नेतन्याहू के बराबर कोई नहीं है। ये एक पक्ष की बात है। कुछ लोग मानते हैं कि 7 अक्टूबर उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। यह आधुनिक राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है, खासकर कम से कम 1973 के बाद से। कोई जवाबदेही नहीं हुई है, कोई जांच आयोग नहीं बना है। 7 अक्टूबर से पहले भी वे सत्ता में थे, अब लगभग 20 साल से पद पर हैं, वो भी लोकतंत्र में। दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक नेता नेतन्याहू से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहा है। 20 साल बहुत है और लोग बस यही सोचते हैं कि अब अगले की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वे नहीं चाहते थे कि 7 अक्टूबर को वे प्रधानमंत्री रहें। 7 अक्टूबर के बाद वे नहीं चाहते कि वे प्रधानमंत्री रहें और किसी भी कीमत पर हटाना चाहते हैं। यही पहली समस्या है। ये बस नेतन्याहू पर जनमत संग्रह है, वैसे ही जैसे इस सरकार से पहले के 5 सालों में लगातार 5 चुनावों का मुद्दा भी यही था, सिर्फ नेतन्याहू पर जनमत संग्रह। दूसरा पहलू ये है कि गठबंधन के साझेदार कौन हैं। ये स्पष्ट है कि नफ्ताली बेनेट, जो अभी याइर लापिड के साथ एक पार्टी में शामिल हुए हैं, और ये दोनों राजनीतिक साथी मिली भगत करके साथ आ रहे हैं। ये पहले ही तीसरी बार हो चुका है। मेरा ख्याल है 2012 में उन्होंने दक्षिणपंथी पार्टियों को अलग कर नेतन्याहू को वामपंथियों के साथ सरकार बनाने पर मजबूर किया था। उन्होंने 2021 में भी ऐसा किया था, जब नफ्ताली बेनेट याइर लापिड के साथ रोटेशन समझौते के तहत प्रधानमंत्री बने थे, और अब वे फिर से ऐसा कर रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू आरोप लगाते हैं कि अगर बेनेट और लापिड सरकार बनाते हैं तो वे ये सिर्फ उन्हीं अरब पार्टियों के साथ मिलकर ही कर पाएंगे जिनके साथ पिछली बार बैठे थे। और वो इजरायली इतिहास में पहली बार था जब किसी स्वयं घोषित एंटी ज़ायनिस्ट पार्टी को सरकार में शामिल किया गया था। उस अरब पार्टी को सरकार में शामिल करने का मकसद सिर्फ नेतन्याहू को हटाना था। तो उन्होंने मूल रूप से एक राजनीतिक लाल रेखा पार कर दी और इजरायलियों के किसी भी अन्य मूल्य के खिलाफ चले गए। उन्हें लगा नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनाए रखना देश या उनके अहंकार के लिए अरब पार्टी की सरकार में मौजूदगी से बड़ा खतरा है, इसलिए वे अरब पार्टी के साथ बैठ गए। नेतन्याहू कहते हैं, अगर आप बेनेट को वोट देते हैं तो आप सरकार में एक अरब पार्टी के होने के पक्ष में वोट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ नेतन्याहू हरेदीम के साथ बैठते हैं। और अगर नेतन्याहू हरेदी पार्टियां और राष्ट्रीय धार्मिक दल 61 या उससे ज्यादा सीटें ले आते हैं तो नेतन्याहू फिर से वही दक्षिणपंथी सरकार बनाएंगे और वो हरेदीम के साथ बैठेंगे। तो मूल रूप से ये चुनाव मूल रूप से इस बात पर सिमट गया है कि सरकार में अरब हों या हरेदीम। तो ये 2 मुद्दे हैं। अब लगभग कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बचा, कोई पार्टी नहीं कह रही कि अगले 5 सालों में मैं ये काम करूंगा। इस बात पर वास्तव में कोई मतभेद नहीं है कि अब से लेकर युद्ध के अंत तक, चाहे वो जैसा भी दिखे, युद्ध कैसे चलाया जाना चाहिए।
फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहिए या नहीं, इस पर भी अब कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि इस समय तो वे वामपंथी भी जो पहले फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करते थे, मानते हैं कि अभी फिलिस्तीनी राज्य बनाना संभव नहीं है। तो असल में कोई बड़े मुद्दे नहीं है। आप जिस पर वोट कर रहे हैं वो है या तो नेतन्याहू या फिर बिना नेतन्याहू के, और आपकी सरकार में या तो अरब होंगे या हरेदीम होंगे। बहुत दिलचस्प है, आगे देखना होगा क्या होता है। हम अभी शुरुआत में हैं, देखेंगे इस हफ्ते वोटिंग कैसे होती है और क्या हम जल्दी चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारे पास गाजा में अब भी कमोबेश एक युद्ध विराम है। इस हफ्ते इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि इजराइल को शायद हमास को खुद ही निरस्त्र करना होगा। इस्लामिक आतंकी समूह गाजा पर फिर नियंत्रण बना रहा है। हमास बार बार कहता है कि वे हथियार नहीं डालेंगे। असल में निरस्त्रीकरण कौन करेगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कि अंत में केवल आईडीएफ ही ऐसा करने को तैयार हो। अगर ऐसा होता है, एक बात जिसकी मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं और जिस पर जोर देता हूं, वो ये है कि दुनिया इजराइल की निंदा नहीं कर सकती कि उसने वो किया जो दुनिया खुद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और वो है हमास का खात्मा करना। तो अगर इजराइल ही एकमात्र ऐसा पक्ष बन जाता है जो वो करने को तैयार है, जिस पर सभी सहमत हैं कि गाजा के भविष्य के लिए होना जरूरी है, मैं बस चाहता हूं कि दुनिया इजराइल की निंदा करने के बजाय उसे धन्यवाद दे। तो सवाल यह है कि इन सब में संयुक्त राज्य अमेरिका कहां होगा? अगर राजदूत हकाबी कह रहे हैं कि इजराइल को सब अकेले करना होगा, तो क्या इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब गाजा से हटकर दूसरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं? राजदूत हकाबी की टिप्पणियों का क्या मतलब है? राष्ट्रपति ट्रंप की 20 बिंदुओं की योजना में साफ कहा गया है कि बंधकों की रिहाई के साथ हमास को हथियार डालने होंगे। राजदूत हकाबी जो कह रहे हैं वो वही है जो हर कोई जानता है कि हमास को निरस्त्र करने वाली एकमात्र ताकत आईडीएफ ही हो सकती है। हमास अपने हथियार स्वेच्छा से नहीं डालेगा, क्योंकि इन्हीं से वो आबादी पर नियंत्रण और अपनी सुरक्षा करता है। और जो बात और भी स्पष्ट हो गई है, और शायद ये इजराइल के लिए बहुत सौभाग्यशाली है, कि दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो हमास को निरस्त्र करने के लिए तैयार और सक्षम हो। तुर्की ही एकमात्र देश था जिसने अपने सैनिक इजराइल भेजने और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में शामिल होने की इच्छा जताई थी। तुर्की की असली उम्मीद थी हमास को निरस्त्र होने से रोकना। वे कहते हैं, चलिए अंदर चलते हैं और अपनी पकड़ बनाते हैं। असल में इसका मतलब गाजा में हमास की सैन्य ताकत बढ़ाना था, इसलिए इजराइल ने खारिज कर दिया। इजराइल कहता है गाजा पट्टी में कोई तुर्की सैनिक नहीं होंगे और कोई दूसरा देश भी तैयार या सक्षम नहीं है। इंडोनेशिया ने कभी सैनिक भेजने का सुझाव दिया था, लेकिन हमास को निरस्त्र करने का मिशन हमास को निरस्त्र करने का नहीं होता। वे हमास के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। वे शायद सिर्फ मानवीय सहायता की निगरानी के लिए वहां रुकें। तो आईडीएफ ही एकमात्र पक्ष है, एकमात्र संस्था है, और हकाबी ने कहा इसे करने के लिए तैयार एकमात्र संस्था आईडीएफ ही होगी। मुझे लगता है हमने पिछले हफ्ते इस पर चर्चा की थी। सवाल है, अगर आईडीएफ फिर गाजा जाए तो फायदा क्या होगा? इस समय आपके पास ऐसी स्थिति है जहां 20 सूत्री योजना गाजा की घटनाओं की जिम्मेदारी इजराइल से हटा देती है। इस समय इजराइल पर ज्यादा कूटनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है। गाजा की स्थिति को लेकर हर दिन सुर्खियां भी नहीं बन रही हैं, और ये इजराइल के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये सुर्खियां फिर से आनी शुरू हो गईं तो क्या होगा? आईडीएफ अंदर जाती है, हमास नागरिकों में छुपता है, मुठभेड़ें होती हैं। अचानक आप गाजा पट्टी में बढ़ती मौतों की संख्या की नई रिपोर्टें सुनने लगते हैं। ये मौतों के अपुष्ट आंकड़े होती हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के मारे जाने की खबरें आती हैं और फिर सुर्खियां बनती हैं। फिर आप यूरोपीय और अन्य लोगों को इजराइल का बहिष्कार और हथियार प्रतिबंधों की बात करते पाते हैं, जिसे इजराइल सहन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय गिरफ्तारी वारंट फिर से जारी करने लगे, जो इजराइल नहीं चाहता। और उसी समय आप सैनिकों को खतरे में डालते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। गाजा पट्टी बारूदी सुरंगों से भरी है। और फिर फायदा क्या है? अगर आप हमास को निरस्त्र भी कर देते हैं तो भी क्या इससे खतरा खत्म होगा? इससे एक खतरा खत्म होता है, लेकिन गजा से सारी बंदूकें नहीं हटाई जा सकती। आप सब बंदूकें नहीं ढूंढ सकते। तो
क्या आप विचारधारा को खत्म कर सकते हैं? नहीं, आप विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। इन लोगों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है। तो सवाल ये है, अगर आप अंदर जाकर उन्हें और कमजोर करते हैं, मेरा मतलब है उनके पास पहले जैसी रॉकेट्स नहीं हैं जो इजरायली समाज को वैसे नुकसान पहुंचा सकें जैसे पहले पहुंचा सकते थे। इजरायली सेना की स्थिति अलग है। इजराइल गाजा पट्टी के 53% हिस्से पर नियंत्रण रखता है। अगर आईडीएफ अंदर जाकर हमास को निरस्त कर दे तो अगले दिन क्या होगा? अगले दिन इजराइल से गाजा पट्टी के शेष 50% से भी पीछे हटने को कहा जाएगा, लेकिन संभवतः वो ऐसा नहीं चाहेगा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर गाजा में डालेगा, और ये उनके लिए एक इनाम जैसा होगा। उन्हें 7 अक्टूबर से बेहतर गजा मिलेगा। उन्हें इसका हक क्यों होना चाहिए? तो अब आपके पास ऐसी स्थिति है जिसमें उन्होंने 50% जमीन खो दी है, और जमीन खोना ही एकमात्र भाषा है जिसे वे समझते हैं। अगर आप हमास आतंकवादियों को मारते हैं तो वे शहीद माने जाते हैं, जिससे समाज में बड़ा सम्मान मिलता है, और समाज का इसी तरह ब्रेन वॉश किया गया है और उसे यही सिखाया गया है। वे सिर्फ एक ही बात को बेइज्जती मानते हैं, और वो है जब वे अपनी जमीन खो देते हैं। अभी इजराइल उनके आधे इलाके पर नियंत्रण रखता है। क्या इजराइल को अंदर जाकर उन्हें शहीद बना देना चाहिए ताकि जमीन और अरबों डॉलर वहां दिए जा सकें? इसमें कोई तुक नहीं बनती। तर्कसंगत वही है कि गूश कटाइफ को फिर से बनाया जाए, वही सही होगा। मुझे लगता है सबसे तर्कसंगत बात यह है कि ऐसे हालात बनाए जाएं ताकि गजावासी खुद वहां से जाना चाहें। हमने युद्ध की शुरुआत में भी यही बात कई बार की थी। तो अगर आप अरबों डॉलर खर्च करके फिर से निर्माण शुरू करते हैं ताकि भूमध्य सागर के किनारे किसी तरह की रिवियरा बनाई जा सके, जैसा कि जैरेड कुशमन या दूसरे लोग बात कर रहे हैं, तो फिर वहां के लोगों के पास वहां रुकने की पूरी वजह होगी। अगर ये साफ हो जाए कि इस तबाही वाले इलाके के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर नहीं लगाए जाएंगे, तो आपकी उम्मीद यही होगी कि वहां से बाहर निकलने के लिए जनता में जबरदस्त विरोध और मांग उठे। और इसलिए मुझे लगता है कि इस स्वैच्छिक प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा हालात ज्यादा अनुकूल हैं, बजाय इसके कि अगर इजराइल वाकई अंदर जाकर कहें कि उस काम को पूरा कर दे। फिर भी तकनीकी रूप से सप्ताहांत में युद्ध विराम था, लेकिन इजराइल ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख को मार दिया। यह हमला पिछले शुक्रवार गाजा सिटी में एक सटीक हमले में हुआ। अल्दीन अल-अख्दाद उनका नाम है। अल्दीन अल-अख्दाद, जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के योजनाकारों में से एक हैं, प्रमुख या नए प्रमुख हैं। मुझे पता है कि इजराइल हमास के शीर्ष सैन्य कमांडरों को निशाना बना रहा है। हम जानते हैं कि उनके राजनीतिक और सैन्य विंग में कोई अंतर नहीं है। इजराइल युद्ध विराम के दौरान अंदर जाकर प्रमुख को निशाना बनाता है, जैसे वो लेबनान में युद्ध विराम के दौरान करता है। को निशाना बनाते हुए अल-हदाद ने मोहम्मद सिनवार की जगह ली, जो याहिया सिनवार के भाई हैं। तो ये बहुत वरिष्ठ पद है, और आप यहां फिर से देख सकते हैं कि युद्ध विराम की परिभाषा अब पहले जैसी नहीं रही। पहले युद्ध विराम का मतलब ये था कि आतंकवादी समय समय पर इजराइल पर रॉकेट दाग सकते थे और इजराइल को जवाब देने से रोका जाता था। और यहाँ इजराइल बहुत सक्रिय है, यहाँ तक कि तथाकथित युद्ध विराम के दौरान भी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। वे यह सब गाजा के अंदर कर रहे हैं, वे ये सब दक्षिणी लेबनान में भी कर रहे हैं। अब चर्चाएं हैं कि इजराइल वहां फिर से कोई अभियान शुरू कर सकता है, लेकिन मुझे ये संभावना कम लगती है। अभी अभी हमें खबरें मिली हैं कि इजराइल और लेबनान ने अस्थायी युद्ध विराम को 5 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है ना? और फिर से युद्ध विराम का मतलब क्या है? देखिए, आईडीएफ कार्रवाई कर रही है और आईडीएफ पर भी हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग हो रही है। युद्ध विराम का मतलब है सीमित स्तर का संघर्ष और लक्षित इजरायली कार्रवाइयां। इस समय लेबनानी इजरायली सीमा के कस्बों पर फायरिंग कर रहे हैं, पर हाइफा या तेल अवीव पर लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दाग रहे। तो हालात कुछ ऐसे ही सुलगते हुए बने हुए हैं। तो यही बात इजराइल और हिजबुल्लाह ने मान ली है, जैसे कि लेबनान के साथ हुए एक समझौते के जरिए, न कि सीधे हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह असल में उस समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन मूल रूप से ये समझ है कि इजराइल के ये कम स्तर के लक्षित हमले और कुछ कम दूरी की मिसाइलों को झेलना, ये सब अल्पकालिक रूप से जारी रहेगा। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि ये लड़ाई फिर से शुरू होगी। और यहाँ समझ ये है कि हिजबुल्लाह सिर्फ बेरूत के गढ़ों में ही नहीं पीछे हटा है, जैसे कि वे इस उपनगर दहिया में थे।
और इज़राइल ने दहिया के अंदर बहुत भारी हमला किया था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अपना मुख्यालय बेरूत के सुन्नी इलाकों में ले जा रहा है। तो क्या अब इज़राइल बेरूत के सुन्नी इलाकों के अंदर हमला करना चाहता है और लेबनान की राजधानी शहर में और ज़्यादा तबाही मचाना चाहता है? यह एक बड़ा सवाल है। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ ये तर्क दिया जा सकता है कि इज़राइल गाज़ा या लेबनान में बड़े सैन्य अभियान फिर से शुरू नहीं करेगा। वो इस नई स्थिति को बनाए रखना चाहता है जहां वे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर हमला करते हैं। आप स्थिति को एक ऐसे तरीके से संभाल रहे हैं जो पहले से बिल्कुल अलग है, और ये वास्तव में घास काटने की रणनीति है ना? लोगों का कहना था कि इज़राइल की घास काटने की रणनीति काम नहीं कर रही थी। घास काटना का मतलब हर 3 साल में जाकर बस थोड़ी झाड़ियां साफ करना नहीं है। वो घास काटना नहीं है। अगर आपके पास एक यार्ड है तो आपको हर हफ्ते घास काटनी पड़ती है। इज़राइल को कोई हलचल दिखती है तो वे गाज़ा या दक्षिणी लेबनान में नियमित रूप से हमला करते हैं। और आप आखिरकार विचारधाराओं को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, और ना ही बंदूकों के जरिए उनकी आबादी पर उनके नियंत्रण या पकड़ को सच में खत्म कर सकते हैं, जब तक कि आप जमीन पर सैनिकों के साथ जाने को तैयार न हो। और इसमें यह जोखिम है कि उन मुठभेड़ों में इजरायली लोगों को हताहत होना पड़ सकता है। एलेक्स, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन शो से पहले हमें बात करने का मौका मिला था। आप अभी अभी 2 हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताकर आए हैं, और आपने मुझे बताया था कि आप न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहे थे, न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहे थे, जहां से आप हैं, मेरा ख्याल है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। आपने कहा था लोग बहुत चिंतित थे और डरे हुए शब्द का उपयोग किया था। अमेरिका, खासकर न्यूयॉर्क में हालात जिस तरह जा रहे हैं उसे लेकर, अगर संभव हो तो उस विषय पर बात करें। क्या हम यहूदी विरोधी भावना या अमेरिका में ममदानी जैसे लोगों की बात कर रहे हैं? आपकी यात्रा का अनुभव कैसा था? देखिए, एक तरफ तो है सड़क पर जो माहौल तुरंत महसूस होता है। मैंने देखा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर कई यहूदी खुलेआम यार मुल्का पहनकर घूम रहे थे। मैंने शहर को इससे भी बुरी हालत में देखा है, जैसे कोविड के दौरान हालात और खराब थे। करीब 1.5 साल पहले मैं न्यूयॉर्क सिटी में था, तब वहां सड़कों पर बहुत प्रवासी दिख रहे थे, और किसी भी वजह से अभी सड़कों पर कम प्रवासी दिख रहे हैं, तो हालात थोड़े शांत से लगते हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की और मैंने अपर ईस्ट साइड और स्कार्सडेल में कई अलग अलग कार्यक्रमों में बात की, और मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, दर्जनों मीटिंग्स मैं कहूँगा, न्यूयॉर्क के प्रमुख यहूदियों के साथ, वे बताते हैं कि माहौल बहुत डरा हुआ है और वे मामदानी और उनकी नीतियों को लेकर चिंतित हैं। विशेष रूप से अब न्यूयॉर्क सिटी में एक नियम पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसी भी सिनेगॉग, पूजा स्थल या यहूदी पूजा स्थल के 25 फीट के भीतर नहीं आ सकते। 25 फीट, ये तो बहुत पास है। मेरा मतलब, ये तो यहाँ से कंट्रोल रूम के आखिर तक जितना है, ये तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। मेरा मतलब, ये तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। और आप जानते हैं, किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को जो सिर्फ 25 फीट दूर हैं, अगर वे तय कर लें तो सिनेगॉग में घुस पड़ने में उन्हें आखिर कितना वक्त लगेगा, है ना? जो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वे तेल अवीव के न्यायिक सुधार विरोधी प्रदर्शनों जैसे नहीं हैं, जहां 70 साल की महिलाएं तख्तियां लेकर बिबिलाच ब्ला ब्ला बोलती हैं। वहां तो बस जुबानी परेशान किया जाता है, लेकिन ये लोग इंतिफादों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और हमने पहले ही बढ़ती हुई हिंसक यहूदी विरोधी घटनाएं देखी हैं। तो इस नियम को पास करके शहर ये कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों, तुम्हें इजाजत है कि तुम किसी सिनेगॉग से 25 फीट दूर तक प्रदर्शन कर सकते हो। मेरा मतलब है, ये दूरी कम से कम 150 फीट या 300 फीट सिनेगॉग से दूर होनी चाहिए थी। उन्हें कहना चाहिए था कि सिनेगॉग के पास प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अगर करना है तो सार्वजनिक चौक या पार्क में करो, जैसे कि आप किसी पूजा स्थल के बाहर जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, सही है? और ये नियम तो यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर भी लागू नहीं होता। ये सिर्फ सिनेगॉग पर लागू है, यहूदी स्कूल पर नहीं। वे और करीब जा सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने ब्रुकलिन में हिजबुल्लाह समर्थक समूह को यहूदी इलाकों में प्रदर्शन करते देखा।
यहूदी अपने घरों के बरामदों पर खड़े होकर इन आतंक समर्थक लोगों को, जो उनके घरों के ठीक बाहर थे, देख रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत डरावना हालात है। शायद अभी न्यूयॉर्क में हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने हम लंदन या यूरोप के कुछ अन्य हिस्सों में देख रहे हैं। अगर आप देखें कि लंदन, पेरिस में हालात कैसे हैं, तो न्यूयॉर्क भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है। लोग मुझसे पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूं, सिर्फ लोगों को खबर बताने, क्या हुआ है समझाने और जो चल रहा है उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप जानते हैं, मेरा मतलब है, मेरा संदेश है कि सतर्क रहें, सुरक्षा को लेकर समझदारी और सख्ती दिखाएं, मजबूती से खड़े रहें और प्रदर्शनकारियों को ये न लगे कि वे सिनेगॉग पर हमला कर सकते हैं। समझदारी से काम लें, संगठित रहें, जो आपके पास है उसी से तैयार रहें। किसी ने कहा कुछ जगहों पर हम बंदूक ले जा सकते हैं। मैंने कहा मिर्च स्प्रे रखें। आत्मरक्षा में प्रशिक्षित रहें। समझें कि अब आप एक अलग दौर में हैं, आपको मजबूत बनना होगा। लेकिन दूसरी बात है गर्व करना। अपने आप पर गर्व करें कि आप कौन हैं। आप जानते हैं, इजराइल ने अपने पड़ोस में अपने दुश्मनों पर सफल होने के लिए जो भी मेहनत की है उसकी सराहना करें, और जहां आप हैं वहां भी अपने दुश्मनों पर उतनी ही सफलता पाने के लिए दृढ़ रहें। यहूदी होने पर गर्व महसूस करें, बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, जाहिर है, अपने मूल्यों को अपने बच्चों को सिखाएं, है ना? अपने स्कूल के शिक्षकों या कॉलेज के प्रोफेसरों या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स या राजनेताओं को अपने बच्चों को मूल्य सिखाने न दें। सिर्फ आप ही अपने बच्चों को अपने मूल्य सिखा सकते हैं। तो ये मुख्य संदेश हैं जो मुझे लगता है कि मैं लोगों को देना चाहता था जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं मानता हूं कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और वे मुझसे वर्तमान स्थिति पर चिंता जता रहे हैं। चिंताजनक है, इसमें शक नहीं। समंदर पार भाइयों बहनों से कहना है सुरक्षित रहें। एलेक्स, आपका स्वागत है। आपको देखकर अच्छा लगा। एलेक्स ट्रेमन, जेएनएस के सीईओ, और जॉश हेस्टन, जेएनएस टीवी संवाददाता। जेरूसलम इनिशिएटिव के एक और संस्करण में जेएनएस टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आप जेएनएस टीवी द्वारा पेश किए गए सभी बेहतरीन कार्यक्रम देखें। हमें सुपर थैंक्स दें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इजराइल, मध्य पूर्व और पूरे यहूदी जगत की ताज़ा खबरों के लिए jns.org पर जाएं। मैं पर्दे के पीछे काम करने वालों का धन्यवाद करता हूं। अगले हफ्ते जेरूसलम इनिएट में जेएनएस टीवी पर मिलेंगे।